नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आज आपको बताना चाहता हूं, मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो चुके हैं, यानी 8 साल बेमिसाल। मैं आपको 8 साल के सफर की बात बताना चाहता हूं। साल 2014 से लेकर साल 2022 तक मेरे हिंदुस्तान के सफर की बात करना चाहता हूं। मेरे हिंदुस्तान की शान की बात करना चाहता हूं। मेरे हिंदुस्तान के सम्मान की बात करना चाहता हूं। नरेंद्र दामोदास मोदी ने 26 मई 2014 को हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इससे पहले वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, विदेशों में रहने वाले मेरे हिंदुस्तानी भाई बहनों के दिलों में मेरा हिंदुस्तान बसता है। जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरे पर होते हैं, हर तरफ मोदी मोदी का शोर सुनाई देता है। पीएम मोदी के संकल्प का भारत और विदेशों में बसे मेरे हिंदुस्तानी भाई बहनों की सोच का भारत जब मिलता है तो कैसे दुनिया को झुका देता है और कैसे दुनिया झुककर सलाम करती है, यह आज आपको दिखाने वाला हूं और आज आपको बताने वाला हूं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंदाज निराला है। जब वो देश अपने परिवार के साथ त्योहार मना रहे होते हैं तो नरेंद्र मोदी को सरहद पर तैनात मेरे फौजी भाइयों की याद आती है। जब देश दिवाली मना रहा होता है तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरहदों पर फौजी भाइयों का हौसला बढ़ाने में मजा आता है, उनके साथ वक्त बिताने में मजा आता है। उनके लिए देशी जीवन है, पीएम मोदी के लिए देशी दर्शन है। देश के लिए समर्पण कैसे पीएम मोदी का यह अंदाज उनको सबसे अलग रखता है, आज आपको राष्ट्र की आवाज में दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी। दुनिया की आवाज को मैं देश तक पहुंचाता हूं, अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को मैं दिल्ली तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने हिंदुस्तान के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। नरेंद्र मोदी सरकार ने 8 साल का सफर पूरा कर लिया है। 8 साल का यह सफर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना कोई छुट्टी के पूरा किया है। मैं वापस कहता हूं, गौर से सुनना, कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 8 साल से कोई छुट्टी नहीं ली है। बिना रुके, बिना थके वो देश की सेवा कर रहे हैं, लगातार काम पूरा कर रहे हैं। उनका सफर देश और दुनिया भर में लगातार चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी संकल्प के साथ
देश की आर्थिक ताकत के लिए जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संकल्प के साथ दुनिया को बड़ी ताकत बनाने में जुटे हैं। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं, पिछले 8 सालों में मोदी सरकार ने हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और चाइना को परेशान कर दिया। और जिस तरीके से पाकिस्तान दहशतगर्दी के रूप में पूरी दुनिया में मशहूर है, उसके घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक का जिम्मा भी मेरे देश की सरकार ने लिया। और इसी तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दो बार नहीं बल्कि अनेक बार ऐसे फैसले लिए जिससे पूरा देश हैरान हो गया कि नरेंद्र मोदी कब कौन सा फैसला लेते हैं, ये उनके करीबी मंत्री भी नहीं जानते हैं। और यही अंदाज नरेंद्र मोदी को सबसे अलग करता है। इसीलिए उनकी छाप देश और विदेश में अलग बनी हुई है। हम गुड गवर्नेंस में डेवलपमेंट के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। हिंदुस्तान का बहुत बड़ा तबका तैयार हुआ है जो कहता है हमारी सारी मुसीबतों का उपाय विकास है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 8 साल पहले का यह ऐतिहासिक लम्हा और 26 मई 2014 का है, अखंड रखूंगा जब नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री की शपथ ली। और इसी के साथ दिल्ली में शुरू हुआ नरेंद्र मोदी का सियासी सफर अनवरत जारी है। 8 साल हो गए हैं नरेंद्र मोदी बिना थके बिना रुके जनता जनार्दन की सेवा में जुटे हुए हैं। आठ साल के कार्यकाल में पीएम मोदी ने कई अहम फैसले लिए। सत्ता संभालते ही काली कमाई पर करारी चोट की। अपनी पहली कैबिनेट में काले धन पर एसआईटी का गठन कर दिया। पहली कैबिनेट के बाद से आज तक कई बैठक हो चुकी है, कई फैसले लिए जा चुके हैं। यानी ये 8 साल संकल्प और उपलब्धियों के रहे हैं। नए संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं और जब 8 साल पूरे हो रहे हैं तो हम एक नए संकल्प के साथ, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयारी करते हैं। मेरा सपना है सैचुरेशन, 100% लक्ष्य को तरफ हमें आगे बढ़े, सरकारी मशीनरी को आदत डाले, नागरिकों को भी विश्वास पैदा करें। प्रधानमंत्री मोदी ने 8 साल में ऐसे कई फैसले लिए हैं जिसके बारे में पिछली सरकारों ने कभी सोचा भी नहीं था। अगर 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं कभी गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कौन सी ताकत है जो हमारे शहर गांव को आकर के गंदा कर सकती। अपने शासनकाल में पहले ही साल में पीएम मोदी ने स्वच्छता अभियान पर जोर दिया। मैं आज जो शपथ ले रहा हूं वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा। वे भी मेरी तरह
स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें। और इसकी तस्दीक लाल किले की प्राचीर से कर दी थी। मैंने यहां सरकार में आकर के पहला काम सफाई का शुरू किया। लोगों को आश्चर्य हुआ, क्या ये प्रधानमंत्री का काम है? लोगों को लगता होगा प्रधानमंत्री के लिए छोटा काम होगा, मेरे लिए बहुत बड़ा काम है। सफाई करना ये बहुत बड़ा काम है। क्या हमारा देश स्वच्छ नहीं हो सकता है? अगर 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं कभी गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कौन सी ताकत है जो हमारे शहर गांव को आकर के गंदा कर सके? क्या इतना सा संकल्प नहीं कर सकते? देश को स्वच्छ बनाने की बात कही और 48वें दिन इसकी तस्वीर देश ने देखी। पीएम मोदी खुद झाड़ू उठाकर स्वच्छता अभियान में जुट गए। मैंने पहले ही कहा, ये राजनीति से परे है, ये सिर्फ राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा से किया हुआ काम है। 2 अक्टूबर 2014 की ये तस्वीरें देश और दुनिया ने देखी। अपने शासनकाल में पीएम मोदी ने कई फैसले किए। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की शुरुआत हो या रेलवे बजट को आम बजट के साथ जोड़ना, गरीब महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना या फिर जनधन योजना की शुरुआत, पीएम मोदी के फैसले का दूरगामी असर दिखा। इन फैसलों के व्यापक प्रभाव ने लोगों के साथ दुनिया के नेताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा। ऐसे में मोदी सरकार के 8 साल के कई बड़े फैसलों के बारे में आइए आपको बताते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक। 2016 से पहले सर्जिकल स्ट्राइक शब्द के बारे में बहुत ही कम लोग जानते थे, लेकिन 29 सितंबर 2016 के बाद यह शब्द गूगल पर इतनी बार सर्च किया गया कि हर कोई इस शब्द से वाकिफ हो गया, क्योंकि इसी दिन भारतीय सेना ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक कर काफी संख्या में आतंकवादियों को मार गिराया था। मोदी सरकार का यह फैसला काफी अहम रहा। सर्जिकल स्ट्राइक में भारत ने दिखा दिया कि ये नए युग का भारत है जो दुश्मनों को घर में घुसकर मारता है। नोटबंदी। 8 अप्रैल 2016 को मोदी सरकार ने डीमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी का ऐलान किया। 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए। सरकार के इस फैसले की आलोचना भी हुई, लेकिन राजस्व कलेक्शन में पीएम मोदी का यह फैसला दूरगामी साबित हुआ। जीएसटी लागू। टैक्स कलेक्शन में बड़ा बदलाव मोदी सरकार ने किया। दशकों पुराने टैक्स सिस्टम को खत्म कर दिया और 1 जुलाई 2017 की मध्यरात्रि को जीएसटी मोदी सरकार ने लागू कर दिया। तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बटन दबाकर देश को एक नई राह दिखाई। जीएसटी के तौर पर देश एक आधुनिक टैक्सेशन सिस्टम की ओर आज कदम रख रहा है, बढ़ रहा है। एक ऐसी व्यवस्था है जो ज्यादा सरल है, ज्यादा पारदर्शी है। एक ऐसी व्यवस्था है जो काले धन को और भ्रष्टाचार को रोकने में एक अवसर प्रदान करती है। एक ऐसी व्यवस्था है जो ईमानदारी को अवसर देती है, जो ईमानदारी से व्यापार करने के लिए एक नया उत्साह और उमंग भरने की व्यवस्था इससे मिलती है। 3 तलाक। अपने दूसरे कार्यकाल में मोदी सरकार की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धियों में से एक संसद में 3 तलाक विधेयक का पारित होना रहा है। यह एक ऐसा कानून है जिसने तत्काल 3 तलाक को आपराधिक बना दिया। अनुच्छेद 370 खत्म। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करना मोदी सरकार के सबसे बड़े फैसलों में से एक है। मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को एक बड़ा कदम उठाते हुए जम्मू कश्मीर के लिए विशेष रूप से बनाई गई अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त कर दिया।
मोदी सरकार ने कई अहम फैसले लिए। उनमें से नागरिकता संशोधन कानून, किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान भारत योजना, जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना और बोडो शांति समझौता। मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान दुनिया ने 100 सालों में सबसे बड़ी महामारी देखी। कोरोना महामारी ने दुनिया को अस्त व्यस्त कर दिया। दुनिया के बड़े बड़े देश जब कोरोना महामारी से बर्बाद हो रहे थे, तो ऐसे वक्त में पीएम मोदी कोरोना महामारी को लेकर हरदम एक्शन में दिखे। परिणाम भी दिखा। देश में एक नहीं बल्कि कई वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल हुई। और तो और दुनिया के कई देशों को वैक्सीन की सप्लाई भी की गई। दुनिया के कई देशों ने पीएम मोदी को शुक्रिया कहा। क्वाड देशों में मोदी की कोरोना नीति को लेकर अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भी जमकर सराहना की। हालांकि मोदी सरकार के 8 साल के शासनकाल में कई ऐसे मौके आए जो मोदी सरकार के लिए चुनौती साबित हुए। इन्हीं में से एक था 3 किसान कानून। इन कानूनों के खिलाफ किसानों ने दिल्ली के आसपास बॉर्डर पर कई महीनों तक धरना प्रदर्शन किया, जिससे सरकार और किसान आमने सामने बने रहे। कई राउंड की बातचीत और दोनों ओर से लगातार तकरार के बाद एक ऐसा फैसला प्रधानमंत्री मोदी ने लिया जिसकी उम्मीद कम ही थी। अन्नदाताओं के पक्ष में पीएम मोदी ने बड़ा दिल दिखाया और गुरु पर्व के दिन 3 किसान कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। कुल मिलाकर कहा जाए तो पीएम मोदी ने अपने शासनकाल के 8 सालों के दौरान जो भी संकल्प लिए उसे पूरा करने की कोशिश की। यही वजह है कि देश दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। ऐसे में मोदी सरकार का 8 साल का शासनकाल संकल्प से समृद्धि के 8 साल के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और राष्ट्र की आवाज में रुकूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से देश और विदेश में जाकर हिंदुस्तान का मान सम्मान बढ़ाते हैं, उससे न सिर्फ विपक्ष के नेता सीखते हैं, बल्कि दुनिया भर में उनके इस अंदाज की तारीफ होती है। आखिर कैसे, बताऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्र की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है राष्ट्र की आवाज में। मोदी सरकार पिछले 8 साल से सत्ता में है। विपक्ष आरोप लगाता है कि पिछले 8 सालों में देश का विकास नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको आंकड़ों के जरिए दिखाना चाहता हूं कि देश में कितना विकास हुआ। आप जरा देखिए, साल 2014 से पहले जीडीपी 112 लाख करोड़ थी और 2022 में 232 लाख करोड़ है, यानी दुगनी। आप अंदाजा लगाइए कि जीडीपी किस तरीके से बढ़ी है। और विपक्ष लगातार यह आरोप लगा रहा है कि जीडीपी लगातार नुकसान हो रहा है। इससे पहले विदेशी मुद्रा भंडार का मैं जिक्र करना चाहूंगा। 18.28 लाख करोड़ रुपए थे 2014 से पहले। 2022 में 45.68 लाख करोड़, यानी सोचिए यह भी दुगना हो गया है। विदेशी मुद्रा भंडार भी दुगना हो गया है, यानी 2014 से पहले जो था वो 2022 में
विदेशी मुद्रा भंडार 45.6 लाख करोड़ हो गया है। अंदाजा लगाइए आप। एक्सपोर्ट का अगर मैं जिक्र करना चाहूं तो 2014 से पहले 19.05% लाख करोड़ था। 2022 में 28.07% लाख करोड़ हो गया। एक्सपोर्ट में भी काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। आप अंदाजा लगाइए, एक्सपोर्ट में भी लगातार हिंदुस्तान आगे बढ़ा। अगर मैं हेल्थ बजट की अगर बात करूं तो 2014 से पहले 37.330 करोड़ है और आप 2022 में देखेंगे तो 86,606 करोड़ रुपए है। आप अंदाजा लगाइए कि कितने लाख करोड़ का फायदा यहां पर हुआ है। यह स्वास्थ्य बजट है, यानी दुगने से भी ज्यादा स्वास्थ्य बजट हुआ है। इसके अलावा गेहूं पर एमएसपी का अगर मैं जिक्र करना चाहूं, जिसको लेकर किसान आंदोलन भी हुआ, बहुत हो हल्ला भी मचा, एक साल से ज्यादा आंदोलन चला। साल 2014 से पहले 1350 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं था, 2022 में 2015 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। आप सोचिए कि एमएसपी को लेकर भी कितना ज्यादा इजाफा हुआ है। तो ये नरेंद्र मोदी ने जो पिछले 8 साल में उनकी सरकार ने किया, उसका लेखा जोखा मैं आपको दिखा रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिलो दिमाग में देश हित हावी रहता है। 130 करोड़ देशवासियों का हित लगातार उनको दिखता है, उस पर वो मेहनत करते हैं, काम करते हैं। जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरे पर होते हैं, उनके हर एक्शन में भाव झलकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यही बात देशी और विदेशी नेताओं को पसंद आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रवादी अपील विदेशों में बसे मेरे हिंदुस्तानी के दिलों पर राज करती है। और यही वजह है, जब भी पीएम मोदी जाते हैं, मोदी मोदी का शोर हर तरफ सुनाई देता है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरे हिंदुस्तान की विदेश नीति को नया विस्तार दिया है। ना रूस, ना अमेरिका, ना कोई दूसरा खेमा। प्रधानमंत्री मोदी ने मेरे हिंदुस्तान की अपनी ताकत को पूरी दुनिया के सामने रखा है और इस ताकत को अब देश भी देख रहा है और पूरी दुनिया भी देख रही है। भारत एक खुददार लोकतांत्रिक देश है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए अमेरिका या रूस को खुश करने से ज्यादा महत्वपूर्ण अपने देश और देशवासियों के हित में है। ये बात आज दुनिया जानती है, क्योंकि ये बात प्रधानमंत्री मोदी समय समय पर अपने विदेश दौरों के दौरान साबित करते रहते हैं। ये बात प्रधानमंत्री मोदी एक ही समय में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बात करके दुनिया को समझाते रहते हैं। उनके लिए भारत जरूरी है, उनके लिए भारत के लोगों का हित जरूरी है। और यही बात आज पड़ोसी मुल्क के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान बार बार दोहराते हैं। ये मेरा बिलीफ है कि इंसान अपने पोटेंशियल पे पहुंचता नहीं जब तक वो अपने पैर पे खड़ा नहीं होता और जब तक वो अपने आप को चैलेंज के सामने खड़ा नहीं होता। जो भी आसान रास्ता लेता है वो कभी भी आसान रास्ता लेके किसी ने बड़े काम नहीं किए। कौम भी
जब तक वो अपने आप को चैलेंजेस, और वो चैलेंज आता ही तब है जब आपकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हो, लेकिन रिस्पेक्ट तब आता है। और मैं यहाँ हिंदुस्तान को दाद दूंगा कि उनको जिस तरह की उन्होंने फॉरेन पॉलिसी रखी है, हमेशा उन्होंने उनकी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट रही है, अपने लोगों के लिए रही है, और वो बड़ा प्रोटेक्ट करते हैं अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। विश्व जब दो बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है, एक तरफ कोरोना से करहाती अर्थव्यवस्था और तेजी से वैश्विक बाजार के बदलते नियम हैं, तो दूसरी तरफ रूस यूक्रेन युद्ध के बाद बदले हालात हैं। जहां देश हित को सहेज कर चलना सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से ही दोनों मोर्चों पर सहजता से सफलता हासिल कर रहे हैं, उसकी मिसाल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से बेहतर कौन जान सकता है। I'm pleased that we've reached agreement for the U.S. Development Finance Corporation to continue its important work in India, supporting vaccine production, clean energy initiatives, and I'm also glad we're renewing the Indo-U.S. Vaccine Action Program. दुनिया का सबसे ताकतवर देश भारत की कोरोना वैक्सीन संबंधी प्लानिंग को देख चुका है। महामारी के दौर में जब अमेरिका कर रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अपने वैक्सीन निर्माण के साथ सधे कदमों से आगे बढ़ रहा था। यही बात आज भारत की ताकत बढ़ा रही है। अमेरिका को भारत के करीब ला रही है। कुछ ऐसी ही कूटनीतिक तैयारी रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान बिगड़े आर्थिक हालात के बाद दिखे, जब भारत ने अमेरिका और यूरोप के कूटनीतिक हितों को नजरअंदाज करते हुए देश हित में रूस से कच्चे तेल के आयात पर कड़ा रुख सामने रखा। शोर तो यही मचा, अमेरिका नाराज होगा, लेकिन जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सबके सामने कह दिया कि वे भारत और अमेरिका की साझेदारी दुनिया में सबसे करीब बनाना चाहते हैं, तो फिर बात ही क्या। I'm looking forward to continuing our conversation today. Mr. Prime Minister, there's so much that our countries can and will do together, and I'm committed to making U.S.-India partnership among the closest we have on earth. पीएम नरेंद्र मोदी की विदेश नीति के 8 साल की एक सबसे बेहतरीन मिसाल है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसे क्वाड के रूप में जाना जाता है। इसके बारे में सोचा तो जापान ने 2007 में ही था, लेकिन ये साकार हो सका साल 2017 में। इसमें प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका अहम रही। भारत का जलवा क्वाड की बैठक में दुनिया ने देखा। हर तरफ उसी की चर्चा है। ताकतवर देशों के साथ दोस्ती के इस अंदाज ने चीन को चौकन्ना कर दिया है। पीएम मोदी की जापान यात्रा ने भारत की ग्लोबल छवि को और बुलंद किया है। मई के पहले हफ्ते में पीएम मोदी का यूरोप दौरा हुआ। सामने आई हर तस्वीर सुर्खियां बनी। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज के साथ मुलाकात हुई। क्या बात हुई, इस पर सारी दुनिया की नजर बनी रही। इस मंच से पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध पर अपना मत यूरोप के सामने रखा। के संकट के आरंभ से ही हमने तुरंत युद्ध विराम का आह्वान किया और इस बात पर जोर दिया था कि विवाद को सुलझाने के लिए
बातचीत ही एकमात्र उपाय है। हमारा मानना है कि इस युद्ध में कोई विजयी पार्टी नहीं होगी, सभी को नुकसान होगा। इसलिए हम शांति के पक्ष में हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेन्युअल मैक्रोन जिस गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी से मिलते दिखे, उस पर सबकी विशेष नजर रही। डेनमार्क की पीएम मेटे फ्रेडरिक्सेन के साथ पीएम मोदी की मुलाकात का अंदाज बेहद खास रहा। उसे और खास बना दिया वहां रहने वाले भारतीयों ने, जिसे डेनमार्क के पीएम मेटे फ्रेडरिक्सेन ने भी महसूस किया और यहां तक कह दिया कि अपने राजनेताओं को कैसे वेलकम करना चाहिए, इसे भारतीयों से डेनमार्क की जनता को सीखना चाहिए। I have to say that you really know how to welcome a politician. Please teach the Danish population how to do it. बदलते दौर में उभरते भारत की ताकत को दुनिया के सामने रखने का जिम्मा पीएम मोदी ने फिर अपने हाथों में लिया है। विदेशी नेताओं के साथ साथ विदेश में रहने वाले भारतीयों का जिस अंदाज में मन मोहते नजर आते हैं मोदी, वो बेहद खास है। सहज, सरल और सबको साथ लेकर चलने वाला भाव प्रधानमंत्री मोदी को सबसे अलग कर देता है। भारत की विदेश नीति को नए आयाम देता है। वसुधैव कुटुंबकम को विस्तार देता है। ये समय भारत के इस अभियान को आगे बढ़ाने का है। हमारा परिश्रम केवल अपने लिए नहीं है, बल्कि भारत की प्रगति से पूरी मानवता का कल्याण जुड़ा है। हमें दुनिया को ये एहसास दिलाना है कि अपने इस आदर्शों पर चलते हुए हम एक नया भारत भी बनाएंगे। पीएम मोदी के विदेश नीति को समझने के लिए एक शब्द बहुत सटीक लगता है, बिंदास। मोदी की बिंदास नीति को सही मायने में डिकोड करता है। बी स्टैंड फॉर ब्रदरहुड, आई स्टैंड फॉर इंटेग्रिटी, एन यानी नेशनलिस्ट, और यहाँ डी का संबंध डायनामिक पर्सनालिटी से है। ए स्टैंड फॉर आर्टिकुलेट, एस भारत के स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। पीएम मोदी की विदेश नीति का आधार यही है, भारत की ताकत का विस्तार। मसला सामरिक हो, मसला आर्थिक हो, मसला मानव संसाधन से जुड़ा हो, प्रधानमंत्री मोदी की मंशा बहुत स्पष्ट दिखती है। सशक्त भारत, सक्षम भारत, समृद्ध भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंदाज बिल्कुल अलग है, जो दूसरों से पीएम मोदी को अलग करता है। जब पूरा देश अपने परिवार के साथ त्योहार मनाता है, तब मेरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरहद पर जाकर मेरे फौजी भाइयों के साथ होते हैं। देश की रक्षा में तैनात फौजी भाइयों के साथ दिवाली मनाते हैं, जो अपने घरों से दूर हैं, अपने परिवार से दूर होते हैं। तब मेरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री देश के अलग अलग बॉर्डर पर जाकर मेरे फौजी भाइयों का हौसला बढ़ाते हैं, मेरे फौजी भाइयों के साथ वक्त गुजारते हैं। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मेरे हिंदुस्तान की सुरक्षा में तैनात मेरे फौजी भाई बहनों जिस तरीके से आपकी और हमारी हिफाजत करते हैं,
अपनी जान की बाजी लगाकर पूरे मुल्क की हिफाजत करते हैं। मेरे फौजी भाई बहनों का शौर्य, ये सम्मान, उनका त्याग और तपस्या का ये सम्मान मेरे फौजी भाई बहनों का हौसला बढ़ाता है। देश के लोगों के बीच पीएम मोदी का ये अंदाज उनको बेहद खास बनाता है। और जिस तरीके से साल दर साल पीएम मोदी अलग अलग बॉर्डर पर जाकर, अलग अलग बटालियन में जाकर मेरे फौजी भाइयों का हौसला बढ़ाते हैं, उससे हिंदुस्तान का मान सम्मान और ज्यादा बढ़ता है। मोदी की दिवाली जवानों वाली। मोदी की दिवाली जय हिंद वाली। भारत माता की मोदी की दिवाली बॉर्डर वाली। मोदी के दिल में हिंदुस्तान बसता है, मोदी के रगों में देश प्रेम बहता है। ये 8 तस्वीरें इसकी गवाह है, ये 8 तस्वीरें इसकी तस्दीक है। बस जगह अलग अलग है, साल अलग अलग हैं, लेकिन इरादा एक है, जय हिंद, जय जवान। और कुछ इसी तरह हर साल मोदी दिवाली मनाते आ रहे हैं। वो सेना और सुरक्षा बलों के बीच पहुंच जाते हैं और उन सैनिकों के साथ दिवाली का जश्न मनाते हैं जो अपने घरों से दूर है, अपनों से दूर हैं। पीएम मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो जवानों के साथ दिवाली मनाते हैं। वो पिछले 8 सालों से सत्ता में हैं और हर दिवाली सैनिकों और सेना के साथ मनाते हैं। भारत माता की इस सिलसिले की शुरुआत 2014 में हुई थी, जब पहली बार दिवाली मनाने मोदी जवानों के बीच पहुंच गए थे, वो भी दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची बैटलफील्ड सियाचिन पर। लेकिन मैंने तय किया कि मैं सियाचिन जाऊंगा और वहीं पर मां भारती की रक्षा कर रहे जवानों के बीच में दीपावली का पावन पर्व मनाऊंगा। मोदी जानते हैं सेना कितनी अहम है, सैनिक कितने अहम हैं, इसलिए सरकार बनने के बाद सबसे पहली दिवाली मोदी ने सियाचिन में मनाई। 12,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित बेस कैंप में पीएम मोदी ने 1 घंटे से अधिक समय जवानों के साथ बिताया। जब तक कोई इन बर्फीले ग्लेशियर नहीं देखेगा, -30-40 डिग्री टेम्परेचर में जवान कैसे तैनात होता है, इसे देखेगा नहीं, उसे कल्पना नहीं आ सकती है कि हमारी फौज, हमारे जवान कितनी कठिनाइयों के बीच, कितने दुर्गम इलाकों के बीच मातृभूमि की रक्षा के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। दिवाली के दिन प्रधानमंत्री मोदी को अपने बीच देखकर हर सैनिक गदगद हो जाता है। पीएम मोदी जवानों के साथ वक्त बिताते हैं, गर्मजोशी से हाथ मिलाते हैं। जवानों को पीएम मोदी हाथों से मिठाई भी खिलाते हैं। देश के लोग आनंद और उत्साह के साथ दिवाली मना सके, इसलिए इन बर्फीली पहाड़ियों के बीच, ये श्वेत चद्दर के बीच न कोई दिया जलाने की संभावना है। ऐसी दुर्गम परिस्थिति में अपने आप को खपा रहे हैं। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।